आज हम एसईओ का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है हाउ टू राइट ए एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल। ठीक है, तो हम वेबसाइट्स पे आर्टिकल्स लिखते हैं लेकिन उसको एसईओ फ्रेंडली कैसे लिखें। देखिए, नॉर्मल आर्टिकल लिख देना, इन्फॉर्मेशन लिख देना, उससे क्या है कि आपकी वेबसाइट में ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आएगा। बस जो लिंक आप जिसको शेयर करोगे वही देख पाएगा। तो अब गूगल के सर्च के थ्रू आप एक ट्रैफिक चाहते हो तो आपको अपना जो एसईओ है, जो अपना आर्टिकल है, उसको एसईओ फ्रेंडली आपको लिखना पड़ेगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो चलिए, जब आप आर्टिकल लिखते हैं तो क्या क्या बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है वो मैं चीज़ें बताता हूँ। तो चलिए, यहाँ पे हम एक प्राइमरी कीवर्ड लेते हैं। एक प्राइमरी हमारा रेफ्रिजरेटर इन इंडिया, वो नाम मतलब वो वर्ड्स जिससे आपका जो यूज़र है आपके आर्टिकल को सर्च करेगा। ठीक है, तो कोई अगर गूगल में टाइप करता है बेस्ट रेफ्रिजरेटर इन इंडिया, तो आपकी जो आर्टिकल्स है वो कम से कम फर्स्ट पेज पे टॉप पोजीशन पे खुलनी चाहिए। तो उसके लिए आपको कैसा आर्टिकल लिखना है वो मैं बताता हूँ। तो बेस्ट रेफ्रिजरेटर इन इंडिया हमारा प्राइमरी कीवर्ड है। अब हमारा सबसे पहले तो आप सेकेंडरी कीवर्ड्स भी बना लीजिए कि आपके आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या। बेस्ट रेफ्रिजरेटर इंडिया, ठीक है, ये मैं टाइप करता हूँ। अब हम लोग पहले सेकेंडरी कीवर्ड निकाल लेते हैं। सेकेंडरी कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं कि इसको और किस किस तरीके से लोग सर्च कर सकते हैं इस कीवर्ड को। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका। तो देखिए, हम अब पहले ऊबर सजेस्ट में वो कीवर्ड को टाइप कर लेते हैं, बेस्ट रेफ्रिजरेटर इन इंडिया। ठीक है, तो ये पहले हम कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या सेकेंडरी कीवर्ड्स और प्राइमरी कीवर्ड्स शो कर रहा है। तो ये जैसे ही हम कीवर्ड टाइप कर लेते हैं तो हमें दिखाएगा कि कौन कौन से कीवर्ड इसके सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये कुछ वेरिफिकेशंस आते हैं वो आपको करने पड़ते हैं इसमें। तो जब आप अपना कीवर्ड टाइप करेंगे बेस्ट रेफ्रिजरेटर इन इंडिया, तो ये आपको सर्च रिजल्ट उबर सजेस्ट में खुल के आएगा। ठीक है, आप उसके बाद क्या करना है, आपको कीवर्ड आइडियाज पे क्लिक करना है। तो कीवर्ड हमारा प्राइमरी कीवर्ड क्या है, बेस्ट रेफ्रिजरेटर इन इंडिया। अब इसको और किस किस नाम से सर्च किया जाता है हम वो भी देख लेते हैं। वो हम उसको 3 से 4 कीवर्ड और हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इसको सेकेंडरी कीवर्ड बन सकते हैं। तो व्हाट इज द बेस्ट रेफ्रिजरेटर इन इंडिया, बेस्ट ब्रांड फॉर रेफ्रिजरेटर इन इंडिया, बेस्ट ब्रांड इन रेफ्रिजरेटर इन इंडिया, बेस्ट रेफ्रिजरेटर इन इंडिया डबल डोर, और बेस्ट मॉडल रेफ्रिजरेटर इन इंडिया। तो इतने सारे, कम से कम आप 3, मैक्सिमम आप 10, 3 से 10 प्राइमरी कीवर्ड आप बना लें। तो चलिए, मैं इनको प्राइमरी की सेकेंडरी कीवर्ड्स भी हमने यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है सेकेंडरी कीवर्ड्स बन जाएंगी। तो यहाँ पे कॉपी करते हैं और सेकेंडरी कीवर्ड के नीचे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंडरी कीवर्ड्स है और ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है। अब आते हैं हम ब्लॉग पे। मान के चलिए हमने एक ब्लॉग लिखा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमने कंप्लीट एक ब्लॉग लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, अब ब्लॉग में क्या क्या लिखना है वो आप पहले समझिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जो टाइटल है, ठीक है, एक टाइटल बनाना पड़ेगा जिसमें आपका प्राइमरी कीवर्ड हो। ठीक है, जैसे बेस्ट रेफ्रिजरेटर इन इंडिया, ये जो प्राइमरी कीवर्ड है उसमें एम्बेडिंग होनी चाहिए उसकी, वो इसी के कॉम्बिनेशन से एक टाइटल बनना चाहिए। जैसे मैंने एक टाइटल बनाया है यहाँ पे, 9 बेस्ट रेफ्रिजरेटर इन इंडिया बायर्स गाइड एंड रिव्यू। तो हमने एक टाइटल बना लिया, 9 बेस्ट रेफ्रिजरेटर इन इंडिया 2019। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप उसमें करंट ईयर मेंशन करें, इससे भी जो क्लिक करने का रेशियो है वो बढ़ता है। अब उसमें हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ दिया, बायर्स गाइड एंड रिव्यू। तो ये भी कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड्स हैं जो आप उनमें अपने टाइटल में जोड़ सकते हो, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि जो आपके प्राइमरी कीवर्ड है वो आपके टाइटल में आना चाहिए। ठीक है, अब और सेकेंड चीज़ है, आपने टाइटल बना लिया। अब आप वो क्या करना है, आपको इसको H1 टैग में लिखना है। आपका जो हेडिंग की साइज़ रहती है उसमें सबसे ऊपर होता है, सबसे मैक्सिमम साइज़ होता है H1 टैग, हेडिंग 1। तो उस साइज़ में आपको हेडिंग को लिखना है। ठीक है, और सेकेंड चीज़ की H1 टैग को दोबारा अपने ब्लॉग में यूज़ नहीं करना है, अपने आर्टिकल में H1 टैग दोबारा यूज़ नहीं होना चाहिए। आप सब हेडिंग्स को H2 टैग में लिखें और सब हेडिंग को H3 H4 टैग्स में लिखें। ठीक है, और जो पैराग्राफ आप लिख रहे हैं उसको पैराग्राफ साइज़ में लिखें। तो ये चीज़ें को आपको ध्यान रखनी है इन टर्म्स ऑफ साइजेस। ठीक है, तो देखिए,
यहाँ पे ये पैराग्राफ्स हैं, ये पैराग्राफ साइज पे लिखा हुआ है। अब देखिए सेकंड चीज़ जो आता है, मल्टीमीडिया इमेजेस और वीडियो आपको डालने हैं। आपके पास अगर पिक्चर्स हैं, हाई क्वालिटी पिक्चर्स, और आपके पास यूट्यूब के लिंक्स हैं, तो वो भी आप अपने आर्टिकल में एम्बेडिंग करिए, अगर वो उस आर्टिकल से रिलेटेड है तो। इससे भी जो आर्टिकल है उसकी एसईओ पावर बढ़ती है, उसकी रैंकिंग बढ़ती है। ठीक है। हम और देखिए जो आपके इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है उनको डिफरेंट कलर में थोड़ा हाईलाइट करिए, जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है उनको आप हाईलाइटेड रखिए। देखिए इन्होंने जो वर्ड्स है वो अच्छे तरीके से लाल जो कलर है उसमें हाईलाइट करके रखा है, तो इससे एक जो व्यूअरशिप है वो बढ़ता है, कि यूआई बढ़ता है, इससे यूजर इंटरफेस बढ़ता है। ज़्यादातर लास्ट तक आपका व्यूअर है वो लास्ट तक आपका आर्टिकल को पढ़ेगा, और ज़्यादा समय तक आपकी रिटेंशन टाइम बढ़ेगी। और नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो टेबल ऑफ कंटेंट है। आपका जो आर्टिकल उसमें टेबल ऑफ कंटेंट होना चाहिए, कि क्या क्या टॉपिक, क्या क्या सब टॉपिक, और क्या क्या सब टॉपिक आप यूज़ कर रहे हो अपने पूरे कंप्लीट आर्टिकल में, तो उसका एक टेबल ऑफ कंटेंट बनता है। तो टेबल ऑफ कंटेंट के लिए एक प्लगइन भी आता है टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से, वो आप डाउनलोड कर ले, आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब आते हैं हम लोग, देखिए अब सब टॉपिक जो लिखा हुआ है यहाँ से देखिए सब हेडिंग स्टार्ट होता है। LG 260 4 स्टार फॉरेस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर, तो ये एक सब हेडिंग है। ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर का टाइप हो गया, एक मॉडल नंबर हो गया। तो ये जो आपने लिखा हुआ है H2 टैग पे लिखा हुआ है। तो अब मैंने बताया था कि H1 टैग एक ही बार यूज़ होता है, और उसको हम लोग टॉप पे लिखते हैं हेडिंग की टाइटल के तौर पे। और सेकेंड चीज़ है कि मल्टीमीडिया इमेजेस आपको यूज़ करने हैं, अट्रैक्टिव कैरेक्टर्स आपको यूज़ करने हैं, कलर कॉम्बिनेशन आपको बराबर यूज़ करना है। अब नेक्स्ट जो चीज़ें आती हैं कि आपको इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स पे भी काम करना है। इंटरनल लिंक्स मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक लिंक दिया हुआ है अपने आर्टिकल में जो कि सेम आपकी भी दूसरे आर्टिकल में खुलता हो, आप ही की वेबसाइट के अंदर अगर आप लिंक प्रोवाइड करते हो, मतलब अपने यूज़र्स को अपने वेबसाइट के अंदर ही घुमा रहे हो, तो वो इंटरनल लिंक्स हो गई, मतलब अपनी वेबसाइट की ही आप लिंक दे रहे हो। और एक्सटर्नल लिंक्स क्या हो गया कि अपनी दूसरी वेबसाइट की लिंक, मतलब आपकी वेबसाइट ही नहीं, आपने दूसरे वेबसाइट की लिंक दे दी अपने आर्टिकल पे, तो होता है एक्सटर्नल लिंक्स। तो दोनों लिंक्स मौजूद होने चाहिए। ठीक है, तो इंटरनल लिंक्स तो आप दो ही दो, मतलब अगर इससे रिलेटेड कोई आर्टिकल है, जैसे रेफ्रिजरेटर में आपने 3 आर्टिकल लिखे हुए हैं, तो नीचे में आप तीनों आर्टिकल को शो कर दें, ताकि अगर यूज़र एक आर्टिकल पे आया तो हो सकता है कि वो दूसरा आर्टिकल भी पढ़े, तो उससे भी जो है वो एसईओ पावर बढ़ती है। ठीक है, और एक्सटर्नल लिंक्स अगर कोई आपको अच्छा आर्टिकल लगता है दूसरों का, तो उसको भी आप दे सकते हैं, ताकि उसके लिए बैकलिंक मिल जाएगा, उसके बदले आप उससे बैकलिंक ले सकते हो। तो ये भी तरीका होता है बैकलिंक लेने का। तो अब नेक्स्ट है कि हमने अभी 3 से 4 पॉइंट्स देख लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स के बाद हम ये देखते हैं कि इस पर और क्या क्या चीज़ें करनी है। तो आपको एक ड्रॉप डाउन सेक्शंस भी बनाने हैं। जैसे कि क्या है कि अगर आप FAQ सेक्शंस बनाते हो, कि जैसे कुछ सवाल है, जो यूज़र के सवाल होते हैं उस आर्टिकल को लेके, उस पर आप उनको आंसर करते हो, उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं इस आर्टिकल को लेके, उसको आप अलग से फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन में रखते हो, तो इससे भी एक आपकी रिटेंशन टाइम बढ़ती है। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। तो हेडिंग हो गया आपका, हेडिंग ध्यान देना है, मल्टीमीडिया इमेजेस होने चाहिए, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स आपके होने चाहिए, आपको कौन से साइज़ की हेडिंग यूज़ करनी है हर जगह वो आपको पता होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपको जो आप इमेजेस यूज़ कर रहे हो वो कम से कम साइज़ का हो, मतलब वो HD हाई रेजोल्यूशन ही हो, लेकिन उसको कंप्रेस करके डालिए। जो मतलब जो भी हर इमेजेस है वो 10 KB से लेके 40-50 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या है कि आपकी जो स्पीड है, वेबसाइट की जो आर्टिकल लोडिंग की स्पीड है वो कम होती है, तो जो लोडिंग स्पीड है वो कम होनी चाहिए। उससे भी क्या है कि यूज़र जो है वो उस वेबसाइट पे ज़्यादातर आएगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और अपने वेबसाइट पे आप कमेंट से, अगर आप वो आर्टिकल है तो उसमें आप नीचे कमेंट एरिया भी छोड़ दें, ताकि लोग आके इस आर्टिकल के बारे में अपना व्यू रख सके, कमेंट कर सकें। तो और जितना अधिक कमेंट होगा उतना अधिक जो है वो इंट्रैक्शन बढ़ता है, रिटेंशन टाइम बढ़ता है, और एक रैंकिंग भी बढ़ती है, क्योंकि कमेंट्स में लोग कीवर्ड्स भी लिखते हैं, तो वो ओवरऑल आपकी जो आर्टिकल की हेल्थ को वो बढ़ाता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स को आपको कीवर्ड, जब आप आर्टिकल्स लिख रहे हो कीवर्ड रिसर्च करके, तो आपको ये सब सारी पॉइंट्स को याद रखना है। यही आपको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन पे मदद करता है। और ये सारी चीज़ें करने के लिए एक टूल भी है, योस्ट एसईओ।
वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पे बताऊंगा कि योस्ट एसईओ के थ्रू ये सारी चीज़ें आप आसानी से कैसे कर सकते हो, क्योंकि जब आर्टिकल लिखते हो तो आप हर एक चीज़ को ध्यान में रखना बहुत मुश्किल है। तो योस्ट एसईओ क्या करता है कि जो भी मिस्टेक्स आपकी वेबसाइट में है उनको वो बता देता है, तो आप फटाफट उनको सुधार सकते हो। तो आपको ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं जब आप आर्टिकल लिखते हो, और उसके बाद आप योस्ट एसईओ टूल को यूज़ करके उसको और भी बेहतर बना सकते हो। तो इस आर्टिकल में मैंने आपको बताया कि अगर आप आर्टिकल रिसर्च करके लिख रहे हो, आप एक पूरा कंटेंट लिख रहे हो, तो उसमें आपको क्या क्या बातें ऑन पेज एसईओ के सलीके से आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें जब भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन जब हम कर रहे हैं तो उसको योस्ट एसईओ टूल के थ्रू कैसे कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।